नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपने लास्ट टॉपिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ा है। मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायिका, इनसे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्नों को आपने हल किया है। आप सभी से निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को आप बार बार सॉल्व कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम संघीय विधायिका के दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे, या संसद से संबंधित आगे के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इतने सारे प्रश्नों को आपसे हल कराने का एक ही कारण है कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, तो प्लीज़ इन्हें बार बार देखिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, या कहने का अर्थ है कि वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करता है। दूसरा है, यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, या यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो दोस्तों, इन तीनों ही ऑप्शंस में ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करता है, यह गलत है, क्योंकि उसे लोकसभा द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है। निर्वाचन के 6 माह की जो स्थिति है कि 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य होना पड़ेगा, तो दोस्तों स्पीकर लोकसभा अपने सदस्य जो चुन के आ चुके हैं उनके बीच में से ही चुनती है। तीसरा, सामान्य अवधि से पूर्व यदि सदन को भंग कर दिया गया है तो इस स्थिति में भी स्पीकर तब तक अपना स्थान ग्रहण करेगा जब तक अन्य नई सरकार बन के नहीं आ जाती है, नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। जो चौथा ऑप्शन है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। यह ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जा सकता है। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, या प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दे देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यदि बजट प्रस्तुत किए जाने के 75 दिन के अंदर पारित नहीं होता तो बजट भंग हो जाता है, और बजट भंग और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना होता है। तो इसका सही आंसर है डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। जब बजट पेश करते हैं तो उस चरण में क्या क्या चरण होते हैं? बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक, लेखानुदान और वित्त विधेयक को पारित करना। तो दोस्तों बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है, फिर बजट पर चर्चा होती है, फिर विनियोग विधेयक संसद में रखा जाता है संचित निधि से पैसे निकालने के लिए, फिर वित्त विधेयक पारित हो जाता है। जो इसमें आप चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, लेखानुदान, यह सरकार द्वारा तब रखा जाता है जब किसी कारण से बजट पारित ना हो पाया हो समय पर, और उसे अपने उस तत्कालीन खर्चों के लिए या व्ययों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो वित्तीय विधायन के चरण में कौन कौन से क्लियर हैं? बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को पारित करना। डी इसमें गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1, 2, 3 और 5। तो इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों डी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं?
राष्ट्रीय संकट के समय, संसद की स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पहले या नहीं व्यय कर सकते। राष्ट्रपति के नियंत्रण में जो निधि होती है वो होती है आकस्मिकता निधि। कोई भी ऐसी परिस्थिति, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय संकट हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति कि संसद का सत्र नहीं चल रहा और पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में संसद की स्वीकृति से पहले ही राष्ट्रपति फंड देते हैं और बाद में इसको सरकार पारित करती है और राष्ट्रपति को वो पैसा वापस उनके फंड में दे दिया जाता है, संचित निधि से ट्रांसफ़र करके। जो आकस्मिकता निधि है, इसमें एक निश्चित अमाउंट हमेशा बनाए रखा जाता है, इसलिए इस निधि को चरित्र फंड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? पहले भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 4 ऑप्शन: राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव या वित्त मंत्री। सही आंसर होगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? आपको अभी बताया है 1 मिनट पहले कि लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चयन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। और पहले दोस्तों आपको बताया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है ये क्या है? गलत है। आगे दिया है लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल सही है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। यह भी सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। यह भी सही है। तो इसका गलत क्या है? पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? ध्यान दीजिएगा प्रश्न की भाषा पर। लोकसभा प्रभावी है राज्यसभा की तुलना में। पहला, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण या संशोधन के संबंध में, इसमें भी आपको बता चुके हैं कि राज्यसभा ना धन विधेयक को निरस्त कर सकती है और ना उसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकती है। संशोधन के लिए जिद कर सकती है, सुझाव दे सकती है बस। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में यह भी आपको बताया गया है कि लोकसभा जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में यह गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में महत्वपूर्ण कौन हो जाती है? राज्यसभा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 1, 2 और 3। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा या लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो इसका बता चुके हैं कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य को लोकसभा स्पीकर चुनती है। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद या उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। तो याद रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, वोट ऑन अकाउंट।
या लेखा अनुदान, ये सब इसी के नाम हैं। जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है या बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, या जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं, अभी बताया है आपको, लेखा अनुदान। जब बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, तब संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। तो सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, या संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो बजट का निर्माण कार्य मंत्रालय करता है। पूरी संसद का कोई हाथ नहीं है, यह सही है। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। इसमें दोस्तों वोट होता है, ठीक है। केवल यही एक है कि समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को संसद नहीं बढ़ा सकती, या उसके लिए जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करना होता है। संसद को राष्ट्रपति सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। कर किस विषय से संबंधित है? कर वित्त विधेयक या धन विधेयक में जाएगा, जहाँ तक है। बजट क्या है? एक वित्त विधेयक है। कर के प्रावधान, कर से संबंधित प्रावधान कहाँ होते हैं? वित्त विधेयक में। और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो यह ऑप्शन तो यहाँ पर इस ऑप्शन के लिए आपको देखेंगे, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी वर्ग में कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी सही है। तो गलत क्या है? बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद के अधिकारियों में शामिल हैं कौन कौन? अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। तो आप बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की भाषा पर। यहाँ संसद कह रहा है, लोकसभा नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। यह चारों ही संसद के अधिकारियों में शामिल हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पेपर में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन की भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, जितने आप सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम्स को या क्वेश्चंस को, उतना ही आपका अच्छा कमांड पेपर में रहेगा। अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, नए नए सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग पढ़ाने का तरीका रहेगा। आप अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, अभी आपको पॉलिटी पे डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कीजिए। कुछ टाइम में अन्य जनरल स्टडी के सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सबको ऐड करेंगे हम। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसका संदर्भित संबंध बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव? पहले सही आंसर लगाइए इसका, सी, कटौती प्रस्ताव। जब दोस्तों संसद बजट पेश करती है तो बजट पेश करने के बाद भी कई ऐसे मामले होते हैं जिन पर के व्यय की आवश्यकता पड़ती है, या संसद ने किसी योजना के लिए व्यय लिया, धन कम पड़ गया, दोबारा विनियोग विधेयक रखा गया। तो ऐसी स्थिति में कटौती प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा लाया जा सकता है।
कटौती प्रस्ताव 3 तरह के होते हैं, सांकेतिक कटौती, आर्थिक कटौती, नीतिगत कटौती। तो इन प्रस्तावों को पार करना होता है संसद को, कटौती प्रस्तावों को, तब उसे जाके अतिरिक्त बजट प्राप्त होता है। तो बजट से संबंधित किसका है? कटौती प्रस्ताव। यह आगे चर्चा का विषय है कटौती प्रस्ताव। यह आपको डिटेल में जब आगे लाएंगे तब इसके विषय में और आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से किसी सदन में? कोई नहीं। कानूनी विधेयक के लिए तो दोस्तों कोई अड़चन नहीं है, वो तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी रखा जा सकता है। तो सही आंसर क्या है? सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का या संघीय वित्त मंत्री का? तो आपको बताया जा चुका है संचित निधि से धन संसद के अनुमोदन के बिना नहीं निकाला जा सकता। तो जो सही ऑप्शन है वो इसका क्या है? बी, भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब इसके बाद इसी के साथ हम। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, इनमें से क्यों कोई नहीं, क्योंकि इस पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? कर से संबंधित उपबंध, या उधार लेने से संबंधित उपबंध, या संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अब आगे। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है किसी भी परिस्थिति में, या संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछकर। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको भी पता है क्या होगा? बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। लास्ट वीडियो में हमने अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 252 इस संबंध में चर्चा की थी, उन दोनों अनुच्छेदों पर। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर एक बार प्लीज़ देखें उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग या व्यय विभाग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आर्थिक कार्य विभाग। जो बजट तैयार करता है और जो पेश करता है वो कौन सा विभाग करता है? आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? यह क्वेश्चन आपने याद हो तो मूलाधिकार वाले अध्याय में भी ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आपने सॉल्व किए थे कि संसद के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 104, 105, 82 या 117? तो सही आंसर इसका क्या है? बी, 105। क्या था इसमें? किसी भी संसद सदस्य को सदन की कार्यवाही के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये केवल आपराधिक मामले में। और सिविल मामले में सदन की कार्यवाही से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी सांसद को
सदन से गिरफ्तार करना है तो उस पर स्पीकर की अनुमति या राज्यसभा अध्यक्ष की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ भी डिस्कस की थी हमने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, केवल 2। सचिवालय सचिव की सलाह का मंत्रालयों से कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को बताते हैं कि वह किसे कौन सा मंत्री बनाना चाहते हैं, उसी के अनुसार राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से या भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्तियों से। तो ये पहले प्रश्न क्या कह रहा है? संसद कोई भी विधेयक पारित कर सकती है, लेकिन अड़चन किसी भी विधेयक का न्यायपालिका द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या है? बी, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उद्यम कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सार्वजनिक उद्यम कमेटी दोनों में 7-7 मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं और 7-7 मेंबर राज्यसभा से लिए जाते हैं और 12-12 मेंबर होते हैं लोकसभा से। एक एस्टीमेट या प्राक्कलन समिति जो कि बजट के प्राक्कलनों की जांच करती है, उसमें सभी सदस्य होते हैं 30 के 30 सदस्य लोकसभा से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध रखता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवर्ती दोनों शामिल होती हैं। तो इसमें दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। तो इसका जो आंसर है सही वो होगा बी, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान को रखती है। स्थायी सरकार अंतरिम बजट भी पेश कर सकती है अगर इलेक्शन पास है तो, या कार्यवाहक सरकार के पास पैसा नहीं है, नई सरकार आने वाली है, राष्ट्रपति ने सरकार को कहा है कि जब तक नई सरकार नहीं बनती तब तक आप बने रहिए, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक सरकार भी लेखानुदान रख सकती है अपने तत्कालीन व्यय की पूर्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान के शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। बिल्कुल करता है, केंद्र और राज्य सरकारें हैं। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। यह भी है क्योंकि कहीं कहीं पर केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। दोनों संघ और राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है। यह गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी राज्य स्वयं को अलग करना चाहे तो कर सकता है क्या? नहीं। विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। यह भी गलत है, क्योंकि विधायी वित्तीय शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वह विभाजित नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट्स होते हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? 1 और 2। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं।
प्राक्कलन समिति संसद के किस सदस्यों से गठित की जाती है? अभी बताया था आपको, एस्टीमेट कमेटी देयर विल बी 30 मेंबर्स, ऑल विल बी फ्रॉम द लोकसभा। तो 4 ऑप्शन, दोनों सदनों के सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राक्कलन समिति के में 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। नेक्स्ट, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है वह जब सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले में तथ्यों को रोकता है, या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, या मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो इसका आंसर है सही सी। यदि कोई मंत्री मामले या तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, उसे हटा दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी से। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है 14 दिन तक धन विधेयक की स्थिति में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष तो जोड़ा गया है, लेकिन आपको बताया था हमने जब चर्चा की थी प्रस्तावना पर कि लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। ठीक है। चौथा इसमें कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। यह भी गलत है। तो इसमें सही कौन से हैं? केवल पहला और दूसरा। तो सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो अपनी संसदीय समितियों के माध्यम से लोकसभा सरकार पर नियंत्रण करती है, क्योंकि इन सभी के प्रतिवेदनों पर चर्चा होती है, बहस होती है, वोटिंग होती है बाद में कुछ समितियों के मामले में। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रोल क्या है कि जो सरकार के लेखे हैं ये केवल उनका परीक्षण करते हैं। ठीक है। इनका संसदीय नियंत्रण के संबंध में कोई अर्थ नहीं है। तो सही ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो ये रिपोर्ट पेश करेंगे उसकी जांच करेगी लोक लेखा समिति। वह अपना प्रतिवेदन संसद के पटल पर प्रस्तुत करेगी, उस पर फिर आगे की बहस वगैरह जारी होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय, 4 ऑप्शन, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, या सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। इसका जो सही उत्तर है वो है सी। जो भारत की संसद का सचिवालय है वह सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर, या तृतीय वाचन में? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, द्वितीय वाचन में। चलिए, प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। पहले में प्रस्तुतिकरण होता है, दूसरे में बहस होती है, तीसरे में उसे पास किया जाता है। तो बहस कहाँ होगी? द्वितीय वाचन में। अगला प्रश्न, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किसका एक विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, गृह मंत्रालय।
जो बॉर्डर पर सिक्योर सीमाओं पर जो सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो अरेंजमेंट्स होते हैं, वो किसके अधीन है? होम मिनिस्ट्री के। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया जाता है? 4 ऑप्शन: अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या शून्यकाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है स्थगन प्रस्ताव। अगर किसी मामले पर तुरंत चर्चा की आवश्यकता है तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए पहले स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है लाने के लिए, ताकि जो चर्चा चल रही है उसे स्थगित किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, भारत के राष्ट्रपति को या संसदीय मामलों के मंत्री को। तो अभी आपको बताया लेख लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा के स्पीकर को। उसके बाद इस पर चर्चा शुरू होती है। सीएजी की रिपोर्ट का तो ये परीक्षण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग है, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग भी है, तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। तो जो नहीं है वो कौन सा है? डी, महिला और बाल विकास विभाग। अब आगे, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। यहाँ दोस्तों ये मिसप्रिंट है, ये अविश्वास नहीं है, विश्वास प्रस्ताव होगा। ये कौन सा होगा? विश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रपति को लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, या राष्ट्रपति को लगता है कि इनके पास सदन में नहीं है बहुमत, तो वो कह सकते हैं कि आप विश्वास प्रस्ताव पारित कराइए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, विश्वास प्रस्ताव। यहाँ करेक्शन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? उच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म? सही आंसर क्या होगा? हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान। सही ऑप्शन बी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद या राज्य विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। याद रखिएगा, यदि कोई सांसद या विधायक बिना किसी सूचना के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ए, 60 दिन। अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। कहाँ का सांसद था वो? राज्यसभा का, लोकसभा का, पंजाब विधानसभा का या राजस्थान विधानसभा का? तो वह राज्यसभा के एक सांसद थे जिनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, जो कि लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य,
संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य या राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। सही आंसर डी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में तो सारे सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को के द्वारा लोकसभा के मामले में भी मतदान किया जाता है, उनके लोकसभा के सांसदों को चुनने में, और राज्यसभा में भी वह निर्वाचनों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद का उदय है? असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व या यह सभी। इसका आंसर होगा डी, यह सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, या धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, या संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो आपको बता चुके हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। चलिए अब नेक्स्ट, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, गलत है। योजना आयोग का ध्यान रखिएगा, बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यह सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, गलत है, क्योंकि संविधान में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु नहीं दी गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि एनडीसी के जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मेंबर्स उसमें होते हैं। जिसका सही आंसर क्या है? बी, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबन प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्नोत्तर सत्र। आपको बताया है लास्ट वीडियो में, शून्यकाल में क्या करते हैं संसद के सदस्य? 1 घंटे में प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। वहाँ किस वक्त शुरू होता है? दोपहर को 12 बजे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस मामले में हुई थी? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो यह हुई थी दोस्तों ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में है, सरकारी आश्वासनों के बारे में भी है, आकलनों के बारे में भी है, नहीं है किसके बारे में? अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णित है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की सर्वप्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, यह भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 को पारित करने के लिए हुई थी, यह भी सही है। तो दोस्तों इसके जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। सही आंसर डी, 1, 2, 3 तीनों सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय, लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता चुके हैं लेख लेखा समिति क्या करती है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। तो ऑप्शन क्या है सही, ए। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। अगले वीडियोस में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।